Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history and in this segment we are into early medieval phase. हम पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे हैं and today we are going to discuss about a very important dynasty of Kashmir and that is the Karkota और यू में से कारकोटा डायनेस्टी और यू में से कारकोट वंश। तो कारकोट वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है। लेकिन इसके पहले मैं बताऊं कि अब तक जो हम कश्मीर के पार्ट में आ चुके हैं नॉर्थ इंडिया में। अभी तक हमने जो मेडिएवल हिस्ट्री की बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेडिएवल पीरियड की अगर हम बात करें तो मेडिएवल पीरियड को हमने दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से देखिए समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैं बार बार आपको समझाते रहता हूं, हमें पढ़ना तो कारकोट वंश है। देखिए कश्मीर में चार वंश हैं, कारकोट, उत्पल, यशकर और लोहार। इन सबको हमें देखना है, चारों वंशों को कश्मीर में। तो आज हमारा कारकोट वंश पे टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले समझिए एक बार फिर से कि हमने मेडिएवल हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा था, अर्ली और लेटर। अर्ली का मतलब पूर्व मध्यकाल, लेटर का मतलब उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल का मतलब मेन मध्यकाल यही है, लेकिन अर्ली और लेटर में हमने बांटा हुआ है। यहां पर हम नॉर्थ इंडिया को देख रहे हैं सबसे पहले अर्ली में, और उसके बाद साउथ इंडिया को, फिर मुस्लिम इन्वेजन को, और लेटर वाले फेज में हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। और इस मुस्लिम इन्वेजन के बाद अरबों और तुर्कों का आक्रमण होगा भारत में इधर से नॉर्थ वेस्ट से। और यहां पर हम पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे और दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद 1526 में मुगल यहां पर आकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे। बाबर आएगा, पानीपत की लड़ाई होगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर मैंने ये बताया था कि अर्ली मेडिएवल फेज को जब हम देख रहे थे तो अर्ली मेडिएवल फेज क्या है, मैंने बता दिया था कि हर्षवर्धन के बाद का ये समय है। हर्षवर्धन का शासनकाल हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा 606 एडी से लेकर 647 एडी तक, और 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे माना जाता है अर्ली मेडिएवल फेज या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, कई जगह पे एग्जाम में मैंने बार बार बताया है कि आप याद रखिएगा, कई बार खासकर बीपीएससी, स्टेट सर्विसेज में और अदर्स एग्जाम में जो छोटे एग्जाम होते हैं यूपीएससी से नीचे जो है वो उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पर जो फैक्ट्स देता है उसमें दे देता है कि भाई कौन सा पीरियड जो है वो अर्ली मेडिएवल फेज माना जाता है। मैं बार बार आपको बताते रहता हूं। तो कई जगह पे देगा 7th to 12th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, और कई जगह पे देगा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो दोनों सही माना जाता है। जो भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन कोई होगा, जो भी ऑप्शन हो आप उसे लगा देंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा वो। वैसे हर्षवर्धन के बाद से यानी 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो माना जाता है पूर्व मध्यकाल या अर्ली मेडिएवल पीरियड। और यहीं पे आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन का शासनकाल जैसे ही खत्म होगा तो उत्तर भारत में कई राजपूत वंश आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हमने नॉर्दर्न इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन तीन पार्ट में बांट के हम इसे देख रहे हैं अर्ली मेडिएवल फेज को। तो हम नॉर्दर्न इंडिया को में अभी हैं और नॉर्दर्न इंडिया में हमने बहुत सारे राजपूत वंशों को देखा यहाँ पर। ठीक है, हमने देखा गुर्जर प्रतिहारों को, राजपूतों का ओरिजिन हमने देखा। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों को, यहीं पे नीचे गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमने चालुक्य और सोलंकी को देखा, यहाँ पर परमार वंश को देखा मालवा में। ठीक है, अजमेर से लेकर दिल्ली तक हमने देखा चौहानों को। हमने जाना कि मेवाड़ में यहीं पे सिसोदिया वंश है। तो जेजाज भुक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे जेजाज भुक्तिया बुंदेलखंड में है। कौन? बुंदेलखंड में आपको मिलेंगे चंदेल। उसी तरह से आप देखेंगे कि कन्नौज जो है यहाँ पर कन्नौज, तो कन्नौज के लिए आप देखेंगे ये जो कन्नौज है, मैं दूसरे से लगा देता हूँ, ये जो है ये कन्नौज है, रेड वाला पार्ट लगभग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज। तो हर्षवर्धन के बाद देखिए, हर्षवर्धन के समय से ही आप देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड जैसे ही आता है, गुप्ता पीरियड तक तो पाटलिपुत्र और मगध या पाटलिपुत्र माने ये पॉलिटिकल सेंटर स्टेज है। लेकिन हर्षवर्धन के समय से कन्नौज जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा और पाटलिपुत्र और मगध जो है वो
उतने इंपॉर्टेंट रह ही नहीं जाएंगे। मेन अब कन्नौज की बारी आ जाएगी, तो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज जो होगा वो मगध से कन्नौज पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के समय से यही कन्नौज है, और यहां पे गढ़वाल वंश आपको देखने के लिए मिला राजपूतों में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे राजपूत वंश एक्टिव हुए यहां पर उत्तर भारत में। ठीक है, और उसके अलावा यहां पे पाल वंश भी है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे पाल वंश है, ये पाल वंश है, ये पाल वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार है, 3 को मैं बड़ा कर रहा हूं, ये पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, यहां गुर्जर प्रतिहार राजस्थान गुजरात में, ये पाल वंश बिहार बंगाल में, पूर्वी भारत में। ठीक है, तो ये पाल, हालांकि पाल राजपूत थे कि नहीं है इस पे ये डिबेटेबल है, लेकिन चूंकि ये राजपूत पीरियड में एक्टिव थे इसलिए हमने इनको पढ़ा भी पाल वंश को। ठीक है, और कहा जाता है कि ये स्टॉन्च फॉलोअर थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में तो कंफर्म है कि ये फॉलोअर थे, बाद में फॉलोअर बने, कैसे बने ये डिबेटेबल है, लेकिन राजपूत थे या नहीं थे ये डिबेटेबल है। हाँ, बौद्ध धर्म के स्टॉन्च फॉलोअर थे, हो सकता है बाद में भी बौद्ध धर्म ओरिजिन इनका राजपूत रहा हो, क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड बुक इन्हें राजपूतों में रखता है, इसलिए ये डिबेटेबल है, लेकिन बौद्ध धर्म के ये फॉलोअर थे, ये पाल वंश। उसी तरह से एक राष्ट्रकूट जो बड़ी शक्ति दक्षिण भारत की, हाँ ये राष्ट्रकूट है, और कन्नौज चूंकि क्या हो चुका है, कन्नौज एक बड़ी शक्ति हो चुका है, ये मगध को और पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर चुका है। तो कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को भी हमने देखा, ये कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार इधर से पाल और इधर से राष्ट्रकूटा, ये सभी कन्नौज के लिए भिड़ेंगे, और जिसमें गुर्जर प्रतिहार जीतकर सामने आएंगे। तो ये अर्लीस्ट वैसे राजपूत जो डायनेस्टी होगी वो अर्लीस्ट राजपूत माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों को। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया में सब कुछ देख लिया था, सारे वंशों को, प्रमुख वंशों को हमने देख लिया। उसके बाद हम आ गए हम कश्मीर पे, और कश्मीर के बारे में मैंने पिछला वीडियो जो बताया था वहां पे बता दिया था कि कश्मीर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है राजतरंगिणी। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखा है। मैंने पिछला वीडियो हमने कश्मीर पे ही किया था। ठीक है, सॉरी कश्मीर तो अभी चल ही रहा है, ये राजतरंगिणी पे किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहेंगे कल्हड़ की राजतरंगिणी। उसके अलावा वृहत कथा मंजरी पहले भी बता चुका हूं, क्षेमेंद्र का, इससे भी कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, और सोमदेव का कथा सरित सागर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण राजतरंगिणी, यही सबसे महत्वपूर्ण है अगर एग्जाम में आता है तो। और बाकी ये भी याद रखना है, कहीं राइटर का नाम पूछ दे कि वृहत कथा मंजरी जो है वो किसने लिखा, या कथा सरित सागर किसने लिखा, तो आप कम से कम आपको जानकारी रहे। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब कश्मीर जब हमने देखा, राजतरंगिणी हमने देख लिया, कश्मीर के महत्वपूर्ण सोर्स, हाँ सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स हमने देखा था राजतरंगिणी को, हमने एक वीडियो कर लिया था। और यहां पर अगर हम देखें तो अब हम कश्मीर में कुछ प्रमुख वंशों को पढ़ने जा रहे हैं, और कश्मीर के प्रमुख वंशों में हम पढ़ेंगे कारकोट वंश को, उत्पल वंश को, यशकर वंश को और लोहार वंश को। ये 4 प्रमुख वंश जो होंगे कश्मीर के, इन्हें हम देखने वाले हैं। और कारकोट वंश आज हमारा टॉपिक जो है, देखिए कारकोटा वंश या कारकोटा डायनेस्टी या कारकोट वंश इसे हम कहेंगे। और यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रमुख सोर्स जो है कारकोट वंश को जानने का, हाँ ये राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी कल्हड़ का लिखा हुआ है। और देखिए अब ये जो सोर्स है, और ये कहां पे इसका वर्णन है कारकोट डायनेस्टी के बारे में, तो पार्ट 4 से लेकर 6 पार्ट में। देखिए ये 8 मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि राजतरंगिणी जो है ये 8 तरंगों में बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 8 तरंगाज। अब ये तरंग क्या है, तरंग ही भाग हैं, यानी पार्ट हैं। ये जो पार्ट हैं ये तरंग है। पहले 3 पार्ट में प्राचीन कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद 4 से 6 यानी 4, 5 और 6 भाग जो हैं, या 4, 5 और 6 तरंग जो हैं, वहां पे कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी है। ठीक है, कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया प्रमुख सोर्स जो है राजतरंगिणी का 4 से 6 भाग, हाँ 4, 5, 6 भाग जो है, या 4, 5, 6 तरंग जो है, ये प्रमुख सोर्स है या स्रोत है। तो ये आपको जानना चाहिए। यशकर वंश को भी हमें, बस यशकर वंश में एक शासक को हम पढ़ेंगे, और लोहार वंश के बारे में
7 और 8 पार्ट जो है, 7th एंड 8th पार्ट ऑफ राजतरंगिणी, उसमें लोहार वंश के बारे में चर्चा है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे कारकोट वंश को। और कारकोट वंश के ये जो शासक हैं, देखिए, दुर्लभवर्धन, दुर्लभक, ललितादित्य, मुक्तापीड और जयापीड, विनयादित्य। तो यहां पर देखिए मैंने बड़ा सर्किल लगाया हुआ है ग्रीन से। इसका मतलब यह है कि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हैं इस कारकोट वंश में ललितादित्य, मुक्तापीड है। चलिए हम इनको देख लेते हैं सबको जल्दी जल्दी। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस छोटी हो ताकि आपको डिटेल में रहे। मैंने तोड़ दिया है वीडियोस को, चाहता तो एक ही वीडियो बना देता, लेकिन आपके लिए हेवी होता जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो कोई भी ना हो। कहीं हो जाए एक दो मजबूरी वश तो अलग बात है। देखिए अब दुर्लभवर्धन, तो यही फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर है यानी संस्थापक है। संस्थापक को हमेशा याद रखना है, बार बार कहता हूं मैं कि हर वंश के संस्थापक को याद रखिए, मैच करने के लिए या सुमेलित करने के लिए एग्जाम में दे देता है। आफ्टर किलिंग बालादित्य, अब देखिए ये बालादित्य कोई शासक थे, उनको मारने के बाद इसने दुर्लभवर्धन ने कारकोटा डायनेस्टी की शुरुआत की या इसकी स्थापना की। और ये जो बालादित्य हैं ये किस वंश के थे? तो गोनंद डायनेस्टी के थे, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। ये किसके कंटेम्पररी है या समकालिक है? ये हर्षवर्धन के समकालिक था दुर्लभवर्धन। ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा कि दुर्लभवर्धन किसका समकालिक था? तो हर्षवर्धन के। ये इससे सवाल बनता है, ठीक है। डिफीटेड बाय हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने आक्रमण किया था और इसे हराया भी था। और कहा जाता है कि दुर्लभवर्धन ने बुद्ध के दांत दिए थे हर्षवर्धन को, ठीक है। देखिए यहां पर दुर्लभवर्धन ने हर्षवर्धन को दिया बुद्ध का दांत। तो ये सवाल आ जाता है कई बार कि बुद्ध का दांत कहां से हर्षवर्धन लेकर आया था? तो हर्षवर्धन कश्मीर से लेकर आया था। किस शासक ने दिया था बुद्ध का दांत? तो दुर्लभवर्धन ने। इसकी कैपिटल जो है वो प्रवरपुर थी, प्रवरपुर। और यहां पर वेनसांग 2 वर्ष रहा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी राजधानी प्रवरपुर और यहां वेनसांग रहा 2 सालों तक। तो ये आपको वेनसांग का नाम याद रखना कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो 2 साल रहा प्रवरपुर में। तो दुर्लभवर्धन, ये आपको बेसिक जानकारी यहां पर दुर्लभवर्धन के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। दूसरा शासक यहां दुर्लभक, कुछ ज्यादा इनके बारे में नहीं जाना। प्रतापपुर नाम का एक नगर, टाउन जो भी कहिए, उसको फाउंड किया, बसाया इन्होंने प्रतापपुर। और इसीलिए इनकी उपाधि प्रतापदित्य, ठीक है, प्रतापदित्य इनकी टाइटल हुई, ठीक है। अगला देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक ललितादित्य, मुक्तापीड। विक्ट्री ओवर, इन्होंने किन किन पर जीत दर्ज की? यशोवर्मन, रूलर ऑफ कन्नौज। यहां पे कन्नौज में, यही कन्नौज यहीं पे होगा उत्तर प्रदेश में, तो यहीं का रूलर था। तो इनको इन्होंने हराया था, यशोवर्मन ने, रूलर ऑफ कन्नौज। और उसके बाद कंबोज, तिब्बत, तुर्कों पे, आगे आप तुर्कों पे भी तुर्कों का इन्वेजन देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो तुर्कों का जब इन्वेजन देखेंगे, देखिए हमने नॉर्थ इंडिया को देख रहे हैं, साउथ इंडिया में चोलों को देखेंगे। मैंने बताया था अर्ली मिडिवल फेज में और भी हैं, राष्ट्रकूटा हैं और वातापी के और कल्याणी के चालुक्य हैं, उनको भी यहां पर देखना है। लेकिन यहां पर नहीं देखेंगे, हम एंशिएंट हिस्ट्री में उसको पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया, वहां पे इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि राष्ट्रकूटा भी तो यहां पे हैं। तो राष्ट्रकूटों को, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव वंश, सब हम साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में देख रहे हैं। इसलिए वहां पढ़ ले, यहां पढ़ ले, बात बराबर। तो वहां देख ही रहे हैं, तो यहां पे पढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर सिर्फ हम इंपेरियल चोलास को पढ़ेंगे, संगम डायनेस्टी के चोल को भी पढ़ना है हमें। वहां पे हम देख रहे हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं संगम डायनेस्टी के चोलों को, ठीक है। संगम डायनेस्टी के चोलों को, चोल और पांड्य वंश था, तो वहां उसको हम देख रहे हैं। वहां पर हम चेर खत्म कर चुके हैं, पांड्य खत्म कर चुके हैं, चोलों को देखेंगे उसके बाद आप वो, लेकिन वो एंशिएंट चोला है, संगम एज के। और यहां पर हम देखेंगे इंपेरियल चोलास को, जो कि मेडिएवल पीरियड में आएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम खाली चोलों को देखेंगे, बाकी राष्ट्रकूटा, पल्लव, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, वो सब हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। है तो यही का, लेकिन दोनों को कवर कर रहा है। वो एंशिएंट हिस्ट्री भी साउथ इंडिया का कवर कर रहा है और पूरे इंडिया के लिए वो अर्ली मिडिवल फेज का को भी कवर कर रहा है साउथ इंडिया के लिए, ठीक है। और आगे मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, तो यहीं पे तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए यहां पर इसने विजय हासिल की, किसने? ललितादित्य। मुक्तापीड ने विक्ट्री ओवर यशोवर्मन, रूलर ऑफ कन्नौज। उसके अलावा कंबोज पे जीत हासिल की, तिब्बत पे और तुर्कों पे, ठीक है। कंबोज और तिब्बत आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां पे तिब्बत मिलेगा। तो ये
इसने जीत हासिल की। उसके अलावा इन्होंने एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर चाइना को राजदूत भेजा, चाइना को 733 AD में। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा ऐसा कारकोट वंश का शासक था जिसने चाइना में अपना राजदूत भेजा, तो ललितादित्य मुक्तापीड चाइना में राजदूत भेजा 737 AD में, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने कंस्ट्रक्शन कराया, निर्माण वर्क कराया। मार्तंड मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सूर्य मंदिर था, सन टेम्पल था मार्तंड मंदिर, इसका इसने निर्माण कराया था। उसके बाद ये नगर बनाया, नगर बसाया या नगर की स्थापना की, परिहासपुर, सिटी टाउन नगर जो कह ले, या पारसपुर ये कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये नगर है। तो इसको दोनों एक ही नाम है, या परिहासपुर कहें या पारसपुर कहें, कुछ भी नाम दे दे, तो इसने इसे बसाया। और इसके दरबार में स्कॉलर थे, हाँ, जो ये कश्मीर ले गया, कन्नौज में के स्कॉलर, सॉरी कन्नौज में कुछ स्कॉलर्स थे जब यशोवर्मन पे, यहाँ पे कन्नौज का शासक था ना ये यशोवर्मन, तो इस पे जीत हासिल की, इसके खिलाफ युद्ध लड़ा और इस पे जीत हासिल की। उसी समय जो कन्नौज के स्कॉलर कुछ थे, विद्वान थे, उनको ये कश्मीर ले गया, ललितादित्य मुक्तापीड। इन विद्वानों में थे वाकपति और भवभूति। ये ध्यान रखना होगा आपको कि ललितादित्य मुक्तापीड ने किस स्कॉलर को, जो कि कन्नौज के थे, किन स्कॉलर्स को, या कन्नौज के किन विद्वानों को वो कश्मीर ले गया, तो वाकपति और भवभूति को। अब वाकपति ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गौड़वहो, ध्यान रखिएगा, गौड़वहो किसने लिखा? वाकपति ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिस्क्रिप्शन किसका है, किसके बारे में वर्णन किया गया? इसमें डिस्क्रिप्शन है एक कन्नौज के शासक यशोवर्मन का, जिसपे इसने जीत हासिल की। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पे हम अंतिम शासक के रूप में देख रहे हैं जयापीड विनयादित्य, विद्वानों का संरक्षक था। ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों का संरक्षक था ये, ठीक है। इसके दरबार में कुछ विद्वान है, देखिए, ये आप इसको ऐसे कर दीजिए, विद्वानों का संरक्षक था। तो ये विद्वान कौन कौन से हैं, ऐसे इसको कर दीजिए, ठीक है। ये विद्वान कौन कौन से हैं, देखिए, क्षीर स्वामी जो कि एक ग्रामेरियन थे, यानी कि व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियन, इंग्लिश वाले ग्रामेरियन लिखेंगे, ग्रामर के विद्वान थे। वामन जो कि इनके मिनिस्टर थे, मंत्री थे, ठीक है। और उनकी एक बुक आती है काव्य अलंकार सूत्र, देखिए काव्य अलंकार सूत्र, इसको आपको ध्यान रखना है। काव्य अलंकार सूत्र किसने लिखा था? तो वामन ने। वामन किसका मंत्री था? तो जयापीड विनयादित्य का। उसी तरह से एक और स्कॉलर है उद्भट को ध्यान रखना है। अब ये उद्भट की किताब है काव्य अलंकार सार संग्रह। तो काव्य अलंकार सार संग्रह किसने लिखा? उद्भट ने। किसके दरबार में था? तो जयापीड विनयादित्य के दरबार में था। उसी तरह से एक स्कॉलर है दामोदर गुप्त, ये पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे इनके, ठीक है। इनकी बुक है कूटनीमत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षीर स्वामी किसके दरबार में थे? जयापीड विनयादित्य। वामन किसके दरबार में थे? जयापीड विनयादित्य। उद्भट किसके दरबार में थे? जयापीड विनयादित्य। दामोदर गुप्त किसके दरबार में थे? तो जयापीड विनयादित्य। कौन ऐसा शासक है कारकोट वंश में जिसने रॉयल पैट्रनेज दिया, या ही वॉज द रॉयल पैट्रन ऑफ द स्कॉलर्स? तो जयापीड विनयादित्य। तो यहां पे चारों स्कॉलर हैं। क्षीर स्वामी क्या थे भाई? तो व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियन थे। वामन ने किताब लिखी काव्य अलंकार सूत्र, उद्भट ने किताब लिखी काव्य अलंकार संग्रह, और दामोदर गुप्त जो प्रधानमंत्री थे इनके, उन्होंने किताब लिखी कूटनीमत। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमने अभी तक देखा, जल्दी हमने कारकोट वंश को पूरा देख लिया। एक बार आप जल्दी से आप देख सकते हैं, सोर्सेज जो है 4 से 6 तरंग, या 4 से 6 भाग राज तरंगिणी में, वही इसका सोर्स है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कारकोट वंश का सोर्स क्या है? तो राज तरंगिणी। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कश्मीर को जानने का तो राज तरंगिणी। उसके अलावा 2 सोर्सेज, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का और सोमदेव का कथा सरित सागर, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फाउंडर कौन है भाई? जल्दी फाउंडर कौन है इसका कारकोट वंश का? तो फाउंडर दुर्लभ वर्धन है। किसको मार के बना? ठीक है, किसकी हत्या करके? गोनंद वंश के बालादित्य को, ठीक है। किसका समकालिक था? हर्षवर्धन के। किसको हराया? किससे हरा? हर्षवर्धन से। इसको किसने हराया? तो हर्षवर्धन ने हराया, देखिए। और दुर्लभ वर्धन ने किसने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत दिए?
तो दुर्लभवर्धन ने। हर्षवर्धन बुद्ध का दांत कहां से लेके आया? कश्मीर से। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था? प्रवरपुर। यहां पे कौन सा चीनी यात्री था जो रहा? तो वेनसांग 2 साल रहा। उसके बाद दुर्लभक के बारे में, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? दुर्लभक। इसका उपाधि क्या था? प्रताप या प्रतापदित्य किसकी टाइटल या उपाधि थी? दुर्लभक की। ठीक है, किसने यशोवर्मन, कारकोट वंश का कौन सा शासक था जिसने यशोवर्मन पर जीत हासिल की? ललितादित्य मुक्तापिड। हाँ, कौन सा ऐसा शासक जिसने 733 एडी में चाइना में राजदूत भेजा? ललितादित्य मुक्तापिड। हाँ, निर्माण कार्य इसने किसका किया? मार्तंड मंदिर का। तो मार्तंड मंदिर जो था वो इसका निर्माण किसने कराया? ललितादित्य मुक्तापिड ने। और ललितादित्य मुक्तापिड ने। और ये कौन सा मंदिर था? कौन से देवता है? तो सूर्य का मंदिर है, सन टेम्पल है ये। ठीक है, उसके अलावा कौन सा नगर बसाया इसने? तो यहां पर है, सवाल आएगा कि भाई परिहासपुर या पारसपुर नगर किसने बसाया, किसने फाउंड किया? तो ललितादित्य मुक्तापिड। ठीक है, कन्नौज से ये किन किन स्कॉलर को लेके गया? तो वाकपति और भवभूति। या ऐसे सवाल पूछे कि वाकपति और भवभूति को कौन कश्मीर लेके गया? तो ललितादित्य मुक्तापिड। ठीक है, इनकी कौन सी किताब है? तो गौरवहो। या गौरवहो किसकी किताब है? तो वाकपति की। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि जयापीड विनयादित्य सबसे बड़ा संरक्षक रहा कारकोट वंश में, विद्वानों का, स्कॉलर्स का। क्षीर स्वामी व्याकरणाचार्य हैं। वामन जो मंत्री हैं वो उन्होंने किताब लिखी काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट ने लिखी काव्य अलंकार संग्रह। और दामोदर गुप्त जो प्रधानमंत्री या पीएम थे उन्होंने किताब लिखी कूटनीमत। तो इस तरह से हमने कारकोट वंश को खत्म कर लिया। आगे जब हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्पल वंश को और यशकर वंश को एक ही साथ, क्योंकि यशकर वंश जो है उसमें एक ही शासक है, तो दोनों को हम एक ही साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लोहार वंश, फिर हमारा कश्मीर खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.